प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचे और वहां से उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया। लेकिन उनका भाषण सुनते ही सवाल उठता है कि क्या यह वही पुराना प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या यह फिर से सपनों की दुकान खोलने की कोशिश नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो प्रधानमंत्री इससे पहले भी इस तरह की बातें करते हैं। मोदी ने अतीत में बनारस को क्योटो बनाने का वायदा किया था, आज भी बनारस की हालत किसी से छुपी नहीं है। अयोध्या को 35,000 करोड़ की योजनाओं से सजाया गया, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं है। अब वही स्क्रिप्ट मोतिहारी के लिए मुंबई से मोतिहारी को जोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषण की शैली और उसके प्रभाव क्या है, सपनों के बाजार और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क क्या है, बनारस और अयोध्या में हुए विकास की सच्चाई क्या है, मोतिहारी को मुंबई बनाने की कथनी करनी का क्या अंतर है, और क्यों मोदी का प्रोपेगेंडा आप समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो लोकतंत्र को सिर्फ नारों और जुमलों से नहीं बल्कि जमीनी विकास में देखना चाहता है। अब सवाल पूछने का वक्त है, नहीं तो ये झूठ बार बार भेजा जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगला खुलासा सबसे पहले मिले। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी मोतिहारी गए और मोतिहारी में जाते ही उन्होंने चुनाव संग्राम की घोषणा कर दी। और ये मोदी का एक स्टाइल है और मोदी के भाषणों का एक स्टाइल है। मोदी के भाषणों की भाषा का भी एक स्टाइल है, जिसे समझने की जरूरत है। मोदी का एक स्टाइल है कि सपने बेचो। मोदी सपने दिखाते हैं। अच्छा, गरीबों में आदत होती है सपने देखने की, लोकतंत्र में भी आदत होती है सपने देखने की। लोकतंत्र भी सपने देखता है और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के इस पहलू का जम के दुरुपयोग करते, वे सपने बेचते हैं। अच्छा, वे ऐसे सपने बेचते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने जो सपने बेचे और जो सपने साकार किए, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी नए बिहार का सपना बेच रहे हैं। अरे उनसे पूछो कि पिछले 10 साल में ये नया बिहार क्यों नहीं बना। पिछले 10 साल में आप मोतिहारी को मुंबई क्यों नहीं बना पाए? किसने रोका था? सब कुछ तो था उनके पास। और गया को वो गुरुग्राम या गुड़गांव क्यों नहीं बना पाए? किसने रोका था उनको? नरेंद्र मोदी तो आज के भाषण से लग रहा था कि पहली बार बिहार आए। नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल में लगातार बिहार आते रहे हैं और उनकी सरकार रही है। कुछ थोड़े से पीरियड को छोड़ के उनकी ही सरकार रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो कभी भी मोतिहारी के पुनरुद्धार के बारे में, नए बिहार के बारे में नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा कि जो एनकाउंटर वो यूपी में आए दिन करते रहते हैं, उनमें से एक भी एनकाउंटर वे कभी बिहार में क्यों नहीं कर पाए माफियाओं के खिलाफ। एक भी माफिया को लेकर उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। किसे मुंबई का सपना दिखा रहे नरेंद्र मोदी? मोतिहारी के अंदर जब वो बोल रहे थे तो जाहिर है कि गांव की जनता भोली जनता होती है, वो विश्वास जल्दी करती है। प्रधानमंत्री कह रहा है तो विश्वास करने वाली बात है, लेकिन इसे तो व्यवहार में देखना चाहिए लोगों को। सवाल यह है कि मुंबई को क्या बना के दिया उन्होंने? मुंबई को पेरिस बना पाए? नहीं। मुंबई मुंबई है, मोतिहारी मोतिहारी ही रहेगा, वो मुंबई नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे कि नरेंद्र मोदी ने बनारस में चुनाव लड़ते हुए ये घोषणा की थी कि वे बनारस को क्योटो बना देंगे,
बनारस क्योटो नहीं बना, बल्कि बनारस ने बहुत कुछ खो दिया। हाँ, कुछ सड़कें बन गई, कुछ बिल्डिंगें, कुछ मंदिर धराशायी कर दिए गए, लेकिन बनारस में कुछ बदला नहीं। बनारस में नए रोजगार नहीं आए। बनारस में रहने वाले बुनकरों की हालत में कोई सुधार नहीं आया, उनके यहां कोई खुशहाली नहीं आई। आप तय मानिए मोतिहारी में भी कोई खुशहाली नहीं आएगी। जब बनारस में खुशहाली नहीं आई है तो मोतिहारी में खुशहाली कहां से आ जाएगी? अगर नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि मोतिहारी मुंबई बन सकता है, तो हमारा तो एक ही प्रस्ताव है कि अब नरेंद्र मोदी को बिहार में रहना चाहिए। मोतिहारी में तो घर बनाना चाहिए और घर में अपने परिवार के लोगों को ले जाके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोतिहारी अब मुंबई होने जा रहा है और हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी मुंबई में रहे। नरेंद्र मोदी का मुंबई प्रोपेगेंडा है और ये झूठ का एक बड़ा पुलंदा है। तो नरेंद्र मोदी को एक बीमारी है जिसे हम लोग सामान्य मीडिया की भाषा में कहते हैं प्रोपेगेंडा की बीमारी। नरेंद्र मोदी प्रोपेगेंडा खूब अच्छा करते हैं और नरेंद्र मोदी के जो वायरस हैं, जो मीडिया सेल के तौर पर काम करते हैं, वे भी प्रोपेगेंडा अच्छा करते हैं, क्योंकि वह वायरस जिसे स्पर्श करता है उसे वो फिर कहीं का नहीं छोड़ता। उस वायरस का इलाज नहीं है कहीं। तो मोदी का जो प्रोपेगेंडा वायरस है, अगर उसे आप ध्यान से देखें और समझें, तो नरेंद्र मोदी का मोतिहारी को मुंबई बनाने का जो सपना है वो एक तरह से वर्चुअल सपना है, झूठ है। उनका गया को गुरुग्राम बनाने का सपना वर्चुअल सपना है, वो झूठ है। हाँ, सतह पर कुछ चीजें घट सकती हैं, कुछ लोगों को ठेके मिलेंगे, कुछ लोग सड़क कंस्ट्रक्शन के काम में लगेंगे, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जनता को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आप अयोध्या जाइए। अभी अयोध्या में नरेंद्र मोदी 1 साल पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतने के पहले तकरीबन 35,000 करोड़ रुपया निवेश करके अयोध्या का जीर्णोद्धार कर चुके हैं, लेकिन अयोध्या की गरीबी नहीं गई। होटल बन गए, रोड बन गए, मंदिर भी बन गया, गरीबों की जमीन छीन के औने पौने दाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अयोध्या के गरीबों की गरीबी नहीं गई। अयोध्या में 2 गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोले, अयोध्या में 10 स्कूल नहीं खोले गए, बल्कि उल्टे हुआ है कि अयोध्या के लोगों को अनेक किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 35,000 करोड़ रुपया का निवेश करने के बावजूद अयोध्या को रिनोवेट कर दिया गया। अब पूरी पुरानी अयोध्या एकदम ध्वस्त करके नई अयोध्या बना दी गई। ऐसे अयोध्या जिसे आप पहचान नहीं सकते। एक ऐसा नया मंदिर बना दिया गया जिसे आप पहचान नहीं सकते। राम जी भी कभी इतने आलीशान मंदिर में नहीं रहते थे, इतना आलीशान मंदिर बना दिया। तो अगर डेवलपमेंट का मतलब होटल खोलना है, रोड खोलना है, मंदिर खोलना है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। अगर ये डेवलपमेंट होता तो बनारस में तो लोगों की बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए थी। तो नरेंद्र मोदी 10 साल से वहां प्राइम मिनिस्टर हैं, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं, जिस तरह से अभी मोतिहारी में उन्होंने लोकार्पण किया है, समर्पण किया है, उनका शिलान्यास किया है, इसी तरह से शिलान्यास वो बनारस में करते रहे हैं, इसी तरह से शिलान्यास वो अयोध्या में करते रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की ब्यूटी है कि वो शिलान्यास प्रधानमंत्री है और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो चीज करता है वो बोलता नहीं है, और यह सबसे खतरनाक चीज है। हमारे सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए,
एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो बोले और उसे करे, और जो नहीं बोला उसे न करे। नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था बनारस को क्योटो बनाने का। क्योटो में कभी बरसात में शहर डूबता नहीं है, लेकिन बनारस बरसात में अभी हाल ही में जो बरसात हुई है उसमें पूरा डूब गया। अब मेरी बात पे विश्वास हो तो आप जाइए, गूगल में सर्च कीजिए और वीडियो देखिए। अयोध्या और बनारस दो आइडियल शहर हैं जहां कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, पूंजी निवेश हुआ है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई है। और गुरुग्राम में, जिसको एक जमाने में कांग्रेस के लोगों ने स्थापित किया था, गुड़गांव जिसे हम लोग कहते हैं, गुड़गांव में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज के ऑफिस हैं, हजारों लोग उनमें काम करते हैं। नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि बनारस में इतना पैसा निवेश किया गया, अयोध्या में इतना पैसा निवेश किया गया, तो क्या क्योटो जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन बनारस में हुआ है? क्योटो के बराबर 1% भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बनारस में नहीं हुआ। हां, रुद्राक्ष के मूंगा मोती मंगा के कुछ बिल्डिंग जरूर बनाई गई। क्योटो का मतलब है इंडस्ट्रियल सिटी और बनारस का मतलब है एक रिलीजियस सिटी। तो नरेंद्र मोदी ने बनारस को क्योटो बनाने का वायदा किया था, लेकिन बनारस में कोई इंडस्ट्री नहीं आई। नरेंद्र मोदी और उनके जो चंटू मंटू हैं, वे कम से कम 5 बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के नाम बताएं जिन्होंने कि वहां पूंजी निवेश करके इंडस्ट्री लगाई हो और वहां पर 5,000 नौजवानों को भी नौकरी मिली हो इंडस्ट्री में। ये जो सोकॉल्ड स्टार्टअप इंडस्ट्री जिसकी बात नरेंद्र मोदी ने आज कही है मोतिहारी में, उस स्टार्टअप इंडस्ट्री को भी आप देखें अयोध्या और बनारस में जाके, तो आपको बड़ा फ्लॉप शो नजर आएगा। तो बनारस और अयोध्या के सपने के आधार पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, 2 बार चुनाव जीता, लेकिन बनारस अभी तक क्योटो नहीं बन पाया है। बनारस अभी तक गुरुग्राम भी नहीं बन पाया है। बनारस अभी तक मुंबई भी नहीं बन पाया है, क्यों? बनारस में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। बनारस में जो बुनकर है उनकी स्थिति बद से बदतर हुई है। बनारस में बेरोजगारी बढ़ी है। नरेंद्र मोदी से पूछो, क्या क्योटो में बेरोजगारी है जिस तरह की बेरोजगारी बनारस में है? नहीं। नरेंद्र मोदी की आदत है झूठ बोलने की, और पब्लिक में झूठ बोलने की, जिसे हम लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं। प्रोपेगेंडा में हमेशा झूठ बोला जाता है और नरेंद्र मोदी इसके मास्टर। हम चुनौती देते हैं आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, वे पब्लिकली आए और बताएं कि हिंदुस्तान के जो 100 बड़े अरबपति हैं उनमें से कितने अरबपतियों ने बनारस में इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा लगाया और कितने हजार लड़कों को बनारस में नौकरी दी, कितने हजार लोगों को इंडस्ट्री लगा के अयोध्या में नौकरी मिली। अयोध्या में नौकरी, अगर बर्तन धोने की नौकरी को नौकरी कहते हैं, होटल में काम करने को नौकरी कहते हैं, दौरा की नौकरी को नौकरी कहते हैं। गुरुग्राम का सपना एक ऐसे शहर का सपना है जिसमें के बड़े पैमाने पर हाईटेक इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने अपने दफ्तर खोले जिनमें हजारों लोग काम करते हैं। नरेंद्र मोदी तो अपने शासन में एक भी शहर गुरुग्राम जैसा बना नहीं पाए पिछले 11 साल में, तो अचानक मोतिहारी में बनाएंगे वो? कमाल है। वो उत्तर प्रदेश में एक भी शहर को गुरुग्राम जैसा शहर नहीं बना पाए, बल्कि जो शहर जैसे बने हुए मिले थे उनमें और गिरावट आई है।
तो जो लोग ये सोचते हो कि नरेंद्र मोदी मोतिहारी में जो बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सपने साकार करना आता है, तो आप इस बात को लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी सफेद झूठ बोल रहे हैं। अतः में सिर्फ दो सवाल है, सिर्फ दो सवाल हैं। उत्तर प्रदेश का कोई शहर गुरुग्राम क्यों नहीं बनाया गया? मध्य प्रदेश का कोई शहर गुरुग्राम क्यों नहीं बनाया गया? राजस्थान का कोई शहर गुरुग्राम क्यों नहीं बनाया गया? अचानक मोतिहारी पर इतनी कृपा क्यों? गुरुग्राम में जो इंडस्ट्री दिखाई दे रही है, गुरुग्राम में जो हाई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज के ऑफिस दिखाई दे रहे हैं जिनमें हजारों लोग काम करते हैं, ये कांग्रेस के शासन की देन है, बीजेपी के शासन की देन नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में न तो कोई बेंगलोर जैसा शहर खड़ा किया, न गुरुग्राम जैसा शहर खड़ा किया, न नोएडा जैसा शहर खड़ा किया। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में अव्वल है। एक और चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, तो नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी में बोल रहे थे तो मेरा मानना है कि हर बुद्धिजीवी को बोलना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। यह कहकर इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिकल चीजों से हमारा क्या लड़ना। अरे एक देश का प्रधानमंत्री जनता के सामने सफेद झूठ बोल रहा है, और बुद्धिजीवी जो जानते हैं, जो अच्छे तरीके से उसकी बातों को खंडन कर सकते हैं, वो अगर नहीं बोलते तो ये जनता के साथ उनकी गद्दारी कही जाएगी। एक अन्य चीज और बड़ी चीज, नरेंद्र मोदी एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। उनसे पूछो भाई पिछले 10 साल में नया बिहार क्यों नहीं बना? पहले ये बताओ, किसने रोका था नया बिहार बनाने से? लालू यादव रोकने नहीं आए, राहुल गांधी रोकने नहीं आए। नरेंद्र मोदी को किसने रोका था नया बिहार बनाने से? जो चीज नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में क्रिएट नहीं कर पाए, नया बिहार नहीं बना पाए, वो आने वाले 10 साल नहीं 100 साल में नया बिहार नहीं बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने एक विकसित गुजरात था, उस विकसित गुजरात को एकदम कॉर्पोरेट हाउसेस की लूट का गुजरात बना दिया। और जब मैं कह रहा हूं विकसित गुजरात था, इंडस्ट्रियल गुजरात था, तो मेरा इशारा उस ओर है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के पहले बड़े पैमाने पर कल कारखाने थे, इंडस्ट्रीज थी, उनमें मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में मजदूरी मिलती थी, सही मजदूरी मिलती थी। तमाम विश्वविद्यालय कॉलेज से जहां परमानेंट टीचर हुआ करते थे, उनको पूरी पगार मिलती थी। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में पूरे गुजरात को ध्वस्त कर दिया, और वहां जो कर्मचारी थे, मजदूर थे, जिनको अच्छी पगार मिलती थी, उनको उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के तौर पर कन्वर्ट करने में मजबूर कर दिया, और कम दाम पर मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। और गुजरात की शिक्षा की हालत तो उन्होंने यह कर दी कि गुजरात में अधिकतर शिक्षक कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक हैं, जिनको 10,000 से अधिक पैसे नहीं मिलते, चाहे कॉलेज में जाइए चाहे यूनिवर्सिटी में जाइए। तो जिसने गुजरात जैसे विकसित राज्य को, जो इंडस्ट्रियल स्टेट था, उसको ध्वस्त कर दिया, उसको नीचे एकदम, गुजरात का कोई शहर नहीं है जहां गड्ढे ना हो। आप जाइए इस समय बरसात में, आप बड़ौदा जाइए, आप अहमदाबाद जाइए, आप भावनगर जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, आप सूरत जाइए, आप जाके वहां के मजदूरों से मिलिए और बात करिए। वहां लोगों की रोजाना की मजदूरी में गिरावट आई है। सोने जैसा राज्य था, अब सिर्फ अमीरों के लिए सोने जैसा राज्य, जनता के लिए वो फकीरों जैसा राज्य है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में बिहार को जो सौगात दी है, उस सौगात को आप लोग दर्ज करें। नरेंद्र मोदी के शासन में बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए माइग्रेशन हुआ है बिहार से। लाखों लोग माइग्रेट करके बिहार से आए हैं। बिहार में तबाही मची है, और इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिम्मेदार है।
इसके लिए लालू यादव जिम्मेदार नहीं। लालू यादव ने जो गलतियां की थी उसका सबक लालू यादव को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने माफिया गिरोह हर शहर में, अपराधी गिरोह और कातिल गिरोह हर शहर में तैयार किए हैं, और वे उन अपराधी गिरोहों के बलबूते पर बिहार का इस बार का चुनाव हाईजैक करना चाहते हैं। पहले वो सोच रहे थे पहलगांव के आधार पर, पहलगांव में जो आतंकी घटना घटी थी उसके आधार पर वो हाईजैक करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। अब वो गया को गुरुग्राम और मोतिहारी को मुंबई का सपना दिखा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने ये सपना दिखाया लोगों को कि हम यूपी में मुंबई जैसा जो है ना, वो पूरा का पूरा फिल्मिस्तान बना देंगे, और यूपी में आज तक फिल्मिस्तान नहीं बन पाया। मुंबई जैसा जो फिल्म शूटिंग की व्यवस्था, सारी 5 स्टार व्यवस्था, ये सब हम कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। अच्छा, ये चुनाव जीत जाते हैं वायदा करके, वो मुंबई जैसा फिल्मिस्तान नहीं बना पाए, लेकिन ये मुंबई जैसा, मोतिहारी को मुंबई जैसा बना देंगे। गजब। वहां डबल इंजन सरकार एक फिल्म स्टूडियो और एक फिल्मिस्तान के लायक जगह, जहां लोग फिल्मों की शूटिंग कर सकें, लोगों के लिए फिल्मों के शूटिंग के लिए अनुकूल परिवेश हो, जगह हो, स्वतंत्रता हो, क्राइम रहित माहौल हो, वो पैदा नहीं कर पाए। और ये अब मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। वहां उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी भी लगे हुए हैं, डबल इंजन सरकार है इनकी। वो डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में जब एक मुंबई जैसा फिल्म शूटिंग का स्पेस क्रिएट नहीं कर पाई, वो मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। ये तो मतलब जिसे कह के गजब ठगई का जो धंधा है। एक और चीज कही है नरेंद्र मोदी, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। अरे ये जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस, इनके समर्थन से जो सरकार का हिस्सा जिस पीरियड में चला, उस पीरियड में पहली बार बिहार में ऑफिशियली 4 लाख नौजवानों को पक्की नौकरी दी गई। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जब तक थे, एक भी नौजवान को पक्की नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, आरएसएस का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में किसी को नौकरी नहीं देंगे। आप अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने आप कमाइए, अपने आप जिंदा रहिए, हम नौकरी नहीं देंगे। सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, सरकार का काम शिक्षा देना नहीं है। हम टैक्स लेंगे, हम आपके बांस करेंगे, हम गुंडे तैयार करेंगे, अपराधी तैयार करेंगे, हम तमाम किस्म के गिरोह तैयार करेंगे, लेकिन हम आपको नौकरी नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे कॉलेज नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी नहीं देंगे। कमाल है। इसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र का संकल्प। ये जो समृद्ध बिहार नहीं, समृद्ध हिंदू राष्ट्र। और हर युवा को कौन सा रोजगार होगा? वो अब पिंडदान करने के लिए दौड़ा गया की ओर, कोई और रोजगार नहीं होगा उसके पास। जो नरेंद्र मोदी 10 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को 1 इंच दुरुस्त नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार खड़े होकर ये वायदा कर रहे हैं कि वो समृद्ध बिहार देंगे। इससे बड़ा तो सफेद झूठ हो ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को किसने रोका था? कोई वहां की विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, वहां के इनरोलमेंट में बढ़ोतरी, इस सबको पर ध्यान देते? उस पर तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो समृद्ध बिहार कहां से बनेगा? बिहार के लड़के बाहर पढ़ने जाएंगे, उससे समृद्ध बिहार बनेगा? बिहार के लड़के बिहार के बाहर नौकरी खोजेंगे, इससे समृद्ध बिहार बनेगा?
जी नहीं, माइग्रेशन को किसी भी तरह ये लोग रोक नहीं पाए। इससे सामान्य बिहारी नागरिक अपनी जमीन, अपनी कल्चर इससे एकदम बिछड़ गया, और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजिक घटना थी। नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की चिंता है, लेकिन जो लोग माइग्रेट करके अपनी जमीन से अलग हो गए, जमीन का सिंदूर उनकी मांग से अलग हो गया, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं। हर बिहार का नागरिक अपने लिए यह चाहता है कि वो बिहार में रहे, बिहार में जिए, लेकिन जीने लायक साधन तो हो। तो सरकार की तो कोई योजना नहीं थी, पिछले 10 साल में कोई योजना नहीं आई। मनरेगा के क्षेत्र में मुश्किल से 20 दिन से अधिक काम नहीं मिला मजदूरों को बिहार में, पूरे साल में 100 दिन से अधिक का काम मिलना चाहिए था। ये समृद्ध बिहार की बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना बताएं कि बिहार में मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी मिलती थी और कितने लोगों को कितने दिन काम मिला, किस शहर में कितने दिन काम मिला, पता चल जाएगा कितनी ईमानदारी से वो मदद करना चाहते थे लोग। नरेंद्र मोदी सिर्फ इतना बताएं कि जिस दौरान तेजस्वी यादव कैबिनेट में थे, मंत्रिमंडल में थे, उस पीरियड को छोड़कर बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार जब शासन में थी तो कितने हजार लोगों को नौकरी मिली, खाली नाम पब्लिश कर दें। नरेंद्र मोदी का समृद्ध बिहार का मतलब है बिहार में ताला लगना। और वो जो मोतिहारियों को मुंबई बनाना चाहते हैं, तो मोतिहारी वाले लोग जान रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनके जो चंटू मंटू है नीचे मोतिहारी में, उनके दिमाग में मोतिहारी के लोगों की जमीन, उनके घर, उनकी जायदाद, उनका विध्वस्त रूप दिमाग में होगा कि कैसे उसको रिनोवेट करके उनको बेदखल किया जाए। क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि नरेंद्र मोदी सभी माफिया गिरोहों को लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पास माफियाओं के लिए रोजगार का संकल्प है, आम नागरिक के लिए, आम बेरोजगार नौजवान के लिए रोजगार का संकल्प नहीं है। आप पूछिए ना नरेंद्र मोदी से कि पिछले 11 वर्ष में वो कितने रोजगार मेले करके उन्होंने लोगों को नौकरी के सर्टिफिकेट दिए। किसने रोका था नरेंद्र मोदी को रोजगार मेला करने से? क्या उन्होंने दिल्ली में रोजगार मेला किए? नहीं। उन्होंने लखनऊ में रोजगार मेला किए? नहीं। अरे जब उन्होंने दिल्ली और लखनऊ में रोजगार मेला नहीं किए तो बिहार में रोजगार देंगे वो लोग? तो कभी नहीं देंगे। ये गलत सभी दिमाग से निकाल दीजिए। आखिरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, नरेंद्र मोदी की एक ही चिंता है कि विपक्ष की नजर से, अरे विपक्ष रहेगा, विपक्ष की नजर नहीं। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी जो बुरी हरकत की है बिहार की जनता के साथ, वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से की है। नरेंद्र मोदी इस हरकत पर चुप हैं, इस पर सवाल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लगातार तमाम किस्म की धांधलियां करके मतदाता सूचियों के पुनर्निर्माण की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के लोगों को खुलकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए। बिहार की जनता को एक तरह से सजा दी जा रही है, ये उसके सेक्युलर होने की। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की जनता और बिहार की पॉलिटिकल कल्चर सेक्युलर कल्चर है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सेक्युलर कल्चर के खिलाफ, वो चाहते नहीं है कि ये सेक्युलर कल्चर रहे। और ये जो लखपति दीदी वाला जो नरेंद्र मोदी का झुंझुन है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। खाली डाटा आंकड़ा पूछिए बीजेपी के नेताओं से कि बिहार में महिलाएं कितनी बेरोजगार हैं।
तो रिजर्व बैंक और दूसरी बैंकों से आंकड़े सामने आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों को अमीर करने के लिए जो जनधन खाते खुलवाए थे, वो जनधन खाते निष्क्रिय पड़े हैं। उनकी संख्या छोटी मोटी नहीं है, 10 करोड़ से अधिक है। और ये लखपति दीदी, ये भी एक बहुत बड़ा झुंझुना है। हर औरत लखपति नहीं हो सकती। ये गैस तो दे नहीं पाते वायदे के मुताबिक, ये गैस के दाम तो कम नहीं कर पाते। आप बिहार के जो लोग हैं, खासतौर पर वे लोग इस बात को ध्यान में रखें, आपस में तहकीकात करें कि पिछले 10 साल में बैंकों में जमा उनकी पूंजी वो लगातार घटी है या बढ़ी है। इससे पता चल जाएगा कि आपकी दीदी लखपति हुई है या कंगालपति हुई है। इससे पता चल जाएगा बिहार में रोजगार नरेंद्र मोदी के जमाने में आया है या घटा है। हर बिहारी के घर में जो उसका बैंक अकाउंट है, उससे उसकी लगातार जमा पूंजी घटी है। जो उसकी बचत थी वो लगातार घटी है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को और ज्यादा पिछले 10 साल में गरीब बनाया है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गरीबों को फुसलाया जा सकता है। अब लगातार जगह जगह ब्रह्मभोज कराए जाएंगे, तरह तरह के देवी देवताओं के नाम पर भोजन कराए जाएंगे और भोजन बांटे जाएंगे। और ये भोजन बांटने, कहानी कहने, कथा कहने, प्रवचन कहने के नाम पर गरीबों को मोबिलाइज किया जाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं का दोहन किया जाएगा। और ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है, जिसमें गरीब औरतों को कथा सुनने जा रही है, उन्हें साड़ियां बांटी जा रही है, कथा सुनने जा रही है, उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, और फिर कहा जाएगा वोट तो हमको देना। और हो सकता है जैसा कि उन्होंने दिल्ली में किया, हो सकता है वो बिहार में भी करें। जो कथा सुनने जाएं, पहले होता था पंडित जो जाता था कथा कहने के लिए, तो पंडित को चढ़ावा आता था। अब उल्टा हो रहा है, अब जो कथा सुनने जाएगा उसे चढ़ावा मिलेगा। इसकी भी संभावना है। नरेंद्र मोदी का जो प्रोपेगेंडा मॉडल है बिहार का, उस प्रोपेगेंडा मॉडल के दाए एरिया इसे समझने की जरूरत है और इसे काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की जनता के सामने लोकतंत्र बचाने की चुनौती है। नरेंद्र मोदी अब लोकतंत्र रहने नहीं देना चाहते, और ये लोकतंत्र के लिए आर पार की लड़ाई की शुरुआत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।